आज जी बात कर लेते हैं इस मामले पे कि जो हमारे सियासतदान हैं दूध के धुले और जो हमारे सियासतदान इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला चला कर रखते हैं, या आप यूँ कहिए कि उनके मौसम बदलते रहते हैं। तो वो जब इक़्तिदार में होते हैं तो क्या बातें करते हैं, और फिर इक़्तिदार में जब नहीं होते तो फिर उनकी क्या बातें होती हैं, इस पर ज़रा कुछ रोशनी डाल लेते हैं। खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि जब वो इक़्तिदार में थे तो वो कहते थे कि जनरल बाजवा मेरी फ़ॉरेन पॉलिसी को जो है वो लेकर जा रहे हैं, दुनिया में चला रहे हैं। और आज जनरल बाजवा जो हैं वो सबसे बड़े गद्दार हैं। आज जनरल बाजवा जो हैं उन्होंने मुल्क की मईशत के साथ खिलवाड़ किया है। आज जनरल बाजवा ने इमरान खान के साथ बड़ी हक तलफ़ी की है। तो ये वो जनरल बाजवा हैं जो कि उनके मोहसिन थे और अब उनके मोहसिन नहीं रहे। और साथ ही साथ जो जनरल फैज़ हमीद हैं उनके किरदार को आप देखें कि किस तरह से पस पुश्त डाला जा रहा है ख़ुद तहरीक इंसाफ की तरफ से, जो कि कोशिशें करते रहे कि वो 4 स्टार जनरल बने, कमान संभालें और DGI को जो है वो मूव ना करना पड़े। इसके लिए इंटेलिजेंस को एक कोर का दर्जा देने के लिए भी साहिबान तैयार थे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और उनके जो कारनामे हैं, और ख़ुद नवाज़ शरीफ, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो हैं, जब उन्हें निकाला गया तो वो पूछते थे मुझे क्यों निकाला, और फिर लंदन से बैठ के वो जनरल बाजवा का नाम लेते थे। आज उनके भाई ने उस हुकूमत को तस्लीम किया जो कि बड़े मामलात को संभाल कर, चला कर, तरतीब देकर उन तक पहुँचाई गई। तो खान साहब जो हैं वो जनरल कमर जावेद बाजवा की गोद में रहे, और इस वक्त अफसोस का मकाम ये है कि जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायरमेंट के बाद परवेज़ इलाही और मुस्लिम लीग नून के हाथों में हैं, और मुस्लिम लीग नून उनका दिफा कर रही है। सितम ज़रीबी देखिए, हालात जो हैं वो किस तरह से बदलते हैं। और साथ ही साथ परवेज़ इलाही जो हैं वो इस हद तक जा चुके हैं कि इमरान खान को कहते हैं कि अगर आपने आइंदा बात की तो मैं आपको जवाब दूंगा। तो ये होता क्या रहा, जब ये हुकूमत में थे तो जनरल बाजवा साहब किस तरह से इनकी मदद मुआवनत करते रहे, और अब जब ये हुकूमत में नहीं है तो ये किस तरह से चीज़ों को लेकर चलते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आप फैटिफ को ले लीजिए। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था, और इस ग्रे लिस्ट से, फैटिफ की ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए जनरल कमर जावेद बाजवा, आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान ने भरपूर मेहनत की, कोशिश की। इसका क्रेडिट इमरान खान लेते हैं। हालांकि ये सारी कोशिश फैटिफ की थी, और जो फैटिफ के लिए कोशिशें थी उसका एक बड़ा हिस्सा फ़ौजी क़यादत को उसका क्रेडिट जाता है, जो कि नहीं दिया जाएगा। वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो इमरान खान उसको कैश करवा रहे हैं। ये एक चीज़ नहीं है। जो रेकोटेक का मामला हुआ, जुर्माना हुआ, फिर उस इन्वेस्टमेंट को दोबारा लेकर आए जिस पर आजकल मामला चल रहे हैं। अख्तर मिंगल साहब नाराज़ हैं शहबाज शरीफ साहब से। तो अगर ये कंसिस्टेंसी है तो उसका मतलब ये है कि कंसिस्टेंसी सिर्फ उसी चीज़ में जिसके पीछे कोई है। और रेकोटेक के मामले को संभालने में भी जनरल बाजवा साहब ही थे। जनरल बाजवा साहब ने किरदार अदा किया। रेकोटेक ये दूसरा मामला भी नहीं है, तवील लिस्ट आप चलते जाइए। कारके का जो मामला था, जो जुर्माना हुआ, उसकी सेटलमेंट, उसमें भी फ़ौज ने अपना किरदार अदा किया। यही जनरल कमर जावेद बाजवा साहब थे जिनके खिलाफ वो अब बात करें, क्योंकि पहले बात नहीं कर सकते थे, आर्टिकल 6 लग जाती। फाटा रिफॉर्म्स के मामले पर फ़ौज ने काम किया। फाटा रिफॉर्म्स पे पाकिस्तान की फ़ौज ने काम करके सारे मामलात को संभाला, चलाया, और तैयार करके खीर जो है वो इमरान खान साहब को खिलाई। उसके अलावा ये देखिए कि जो दोस्त ममालिक से हम कर्ज़े लेते रहे, जिसका जिक्र यौम दिफा की तकरीब में खुद जनरल बाजवा साहब ने किया, वो कर्ज़े लेने के लिए, उनके मामलात की सेटलमेंट के लिए जनरल बाजवा साहब खुद जाते थे, मामला तय करते थे, और फिर सिविलियंस जाके उसकी जो कागजी कार्रवाई थी वो पूरी करके वापस आते थे और कर्ज हमें मिल जाता था। NCOC कोविड के दौर में जो एक फ़ाल तरीन जिसने किरदार अदा किया, और उसमें सिविलियंस का भी हिस्सा था, लेकिन उसको चलाने में, उसको बनाने में और उसको रन करने में फ़ौज का हिस्सा था। उसकी कमांड जो है वो फ़ौजी अफसरान के पास थी, और उसका जो फेस थे वो डॉक्टर फैसल सुल्तान जैसे लोग थे। उसके अलावा कतर से गैस आई, सस्ते गैस के मुआहदे हुए LPG के, तो ये किसने करवा के दिए? ये भी फ़ौज के ही काम थे, ये भी फ़ौज के ही कारनामे थे। तो ये सारे काम जो उन्होंने किए, तो उनका क्रेडिट ले रहे हैं जी जनाब इमरान खान साहब, साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान। और भी जो उनके कारनामे थे जो सही नहीं लगते, जिन पर बहुत लहदे हुई, उनको वो उनकी झोली में डाल देते हैं। जैसे कि वो कहते हैं कि जी नैब बाजवा साहब के कंट्रोल में था, मैं नैब चला ही नहीं सकता था, नैब मेरे बस में ही नहीं था। जनरल बाजवा बताते थे कि इसको पकड़ना है, कब पकड़ना है, कैसे छोड़ना है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस आया वो किसकी मरून मिन्नत था, इस पर कोई बात नहीं करता, ये उनके गले में डाल दिया जाता है। हालांकि इसकी एग्जीक्यूशन जो है इमरान खान साहब ने की ना, जैसे हर प्रोजेक्ट की कर रहे थे। इसके अलावा खुद जनरल बाजवा की जो एक्सटेंशन का मामला था, इनसे तो ड्राफ्ट तैयार नहीं हो रहा था, वो ड्राफ्ट भी इनको तैयार करके दिया गया
इन्होंने वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे टेबल की और फिर माशाल्लाह यही तमाम सियासी जमातें जो हैं वो एक हो गई और वो पास हुआ और जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिल गई और फिर वो आने वाले तमाम चीज़ के लिए एक रास्ता हमारा हो गया कि किस तरह से एक्सटेंशन जो है वो आइंदा किस तरह से उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो ये बड़ा एक नेक्सस था जिसे अब सब डिसोन कर रहे हैं। ये इसकी प्लानिंग डिवीजन में आप देखें तो आपको जनरल कमर जावेद बाजवा मिलेंगे, इमरान खान मिलेंगे, फिर उसकी एग्जीक्यूशन जनरल फैज़ अमीन करते हुए मिलेंगे। कुछ जगहों पे आपको जनरल बाजवा और जनरल फैज़ जो है वो उसकी प्लानिंग करते हुए मिलेंगे, एग्जीक्यूशन इमरान खान कर रहे हैं। कुछ जगहों पे जनरल फैज़ और इमरान खान है और उसकी एग्जीक्यूशन जनरल कमर जावेद बाजवा साहब कर रहे हैं। हर मामले में बेनिफिशरी जनाब इमरान खान साहब रहे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अब जब उनको कोई कुछ चीज़ सेल करनी है मार्केट में आके और अपने नैरेटिव को जो है वो साउंड करना है, तो वो जनाब घंटी बांध रहे हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के गले में। ये बात रोज़ रोशन की तरह आया है कि बियॉन्ड जो लिमिटेशंस हैं, जो हुदूद व क़यूद की खिलाफ वर्जी हमारे यहाँ होती है, जिसका गुज़श्ता फरवरी में तयन हुआ कि ए पोलिटिकल हो रहे हैं, वो क्या ए पोलिटिकल हुए कि जब रावलपिंडी में मिलकर परवेज़ इलाही आ रहे हैं और वो आके बताते हैं कि वो चाह रहे हैं कि जी असेंबली नहीं टूटनी चाहिए, तो फिर ये ए पोलिटिकल का सब्सटेंस क्या है, इसकी कंसिस्टेंसी क्या है? ये तो ए पोलिटिकल हमेशा से एक नारा रहा है और इस नारे पर अमल दरामद नहीं होता, ये ए पोलिटिकल नहीं होते। जनरल बाजवा की यौम दिफा की तकरीर ए पोलिटिकल नहीं थी, उन्होंने एक सियासी जमात के बयानी को झूठा बयानिया कहा, हालांकि वो गैर ज़रूरी था। फ़ौज को अपनी हुदूद व क़यूद में रहना चाहिए, ये उतना ही ज़रूरी है जितना कि सियासतदानों को इस 1 पॉइंट एजेंडे पे आने की ज़रूरत है कि हमें अपने मामलात, अपने चादर चार दीवारी पार्लियामेंट में इस बॉडी की हद तक रखना है। हमने एक दूसरे के साथ जो करना है करेंगे, लेकिन हम आपस में करेंगे। हम जो लिमिटेशंस हैं, जो हुदूद व क़यूद हैं, जो आईनी और कानूनी तरीक़े हैं, उनके मुताबिक करेंगे। हम कभी किसी तीसरे फरीक के पास नहीं जाएंगे। जिस दिन ये तय हो गया तो वो दूसरे भी ये पॉलिटिकल हो जाएंगे और फिर उनको इंटरवीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अक्सर औक़ात इंटरवेंशन के जो मामलात हैं वो इसीलिए होते हैं कि उनके पास जाया जाता है, उनके मिन्नत तरले किए जाते हैं और जब वो आ जाते हैं अपने फ़ायदे ले लिए जाते हैं, सारा सिस्टम चल पड़ता है, तो एट द एंड ऑफ द डे उसमें से मीख निकाल के आप उनके गले में जो है वो जूतोगार पहनाने की कोशिश करते हैं। तो ये बड़ी घुटनज़दा सूरत हाल है जिसमें सब क्या हाथ गंदा है। शहबाज शरीफ साहब जनरल बाजवा के ही दौर में आकर बैठे, जनरल बाजवा को एक्सटेंशन के मामला भी अंडर कंसिडरेशन आए, फिर वो जनरल बाजवा से मुतालिक जो वीडियो लिंक पे नवाज शरीफ के खितबात थे माशाल्लाह वो कहाँ जाएंगे? फिर जो ये मैंने फहरिस्त बयान की, इसका इमरान खान साहब क्या जवाब पेश करेंगे? तो सियासतदानों को अपने रवैयों पे गौर करना चाहिए और दूसरे फरीक के पास भागना बंद कर देना चाहिए। पार्लियामेंट बड़ा ही मुकद्दस प्लेटफॉर्म है, इसके इस्तेमाल से और इसकी हुदूद व क़यूद में रह के आप बड़ा कुछ कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप तीसरे फरीक के पास चले जाएं।